सो गाइज़, हम एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग जो बुक है हम उसको कवर करने वाले हैं। और इसमें जो है टोटल 5 यूनिट्स हैं और ये सुपर इजी चैप्टर्स हैं क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड है पूरी बुक। और जो एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो अगर आप DU सोल से है, NC वेब से, जहाँ से भी हैं, तो आप इसको थ्योरी में है तो आप बनाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको कुछ की पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए जिसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करके इसको और बढ़ा के लिख सकते हैं। और अदरवाइज़ ये पूरा थ्योरी का है, बहुत सुपर इजी चैप्टर्स हैं इसमें और आप आसानी से कर भी सकते हैं। और इसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं और मैं इसको कवर कराऊंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 वीडियो या मुश्किल से मुश्किल 8 वीडियो तक हमारे पूरी बुक कवर हो जाएगी। और एक वीडियो में हम एक यूनिट ख़त्म कर देंगे। तो अगर ये इसका आज इंट्रोडक्शन का है, बुक का हम फर्स्ट यूनिट करेंगे। तो जो फर्स्ट यूनिट है वो हमारा टोटल इंट्रोडक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, थ्योरीज़ हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है हमें ये वर्ड किसने दिए, और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ चीज़ें जो एक्सप्लेन की है, कुछ फेमस राइटर्स हैं उन्होंने एक्सप्लेन की है। फिर उसके बाद हमारा एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप, इन दोनों के बीच में ना हमें डिफरेंसेस बताए गए हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। और फिर ये यूनिट हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो फर्स्ट यूनिट है, अगर इसकी हम बात करें, जो फर्स्ट यूनिट है, तो इसमें हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे पहले आ जाते हैं। ये जो हमारी फर्स्ट यूनिट है ये आ गया, इंट्रोडक्शन टू द एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे, सिमिलैरिटी देखेंगे क्या क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और उनके क्या क्या ट्रेड्स होते हैं, सब पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट यूनिट से अगर स्टार्ट करें, ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप होता ही क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस बारे में। तो जब हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अगर हम पढ़ें, एक मिनट, तो जो हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, तो इन रिसेंट ईयर विद द इमरजेंसी ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन इट्स सिग्निफिकेंस टू डिटरमाइन इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट हाउ परसीविंग वेरियस प्रॉब्लम एंड मैनेज टू आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद द इनोवेशन। तो ये बोलना चाह रहा है कि हम जब कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करता है, कोई भी पर्सन अगर बिज़नेस स्टार्ट करता है, तो उसमें क्रिएटिव, इनोवेशन, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो पर्सन इनिशियली स्टार्ट करता है बिज़नेस और उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है, बिज़नेस को कितने तरीके से चलाया जा सकता है, बिज़नेस में क्या क्या तरीके, किस किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ होनी है, मशीन यूज़ करनी है, हम उसको किस अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमारा एंटरप्रेन्योरशिप करता है, एंटरप्रेन्योर करता है। एंटरप्रेन्योर अगर आपने बिज़नेस में भी पढ़ा होगा, अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, तो एंटरप्रेन्योर मतलब कि ऑनर ऑफ द बिज़नेस। ठीक है, तो अब हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारा एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योरशिप जो वर्ड है वो हमारे वर्ड एंटरप्रेन्योर से ड्राइव हुआ है। और ये जो है एक फ्रेंच वर्ब है एंटरप्रेन्योर की। ठीक है, ये 16th सेंचुरी में फर्स्ट रेफरेंस दिया था एंटरप्रेन्योर का। और ये मिलिट्री एक्सपीडिशन से बना था कि जो मिलिट्री में जो लोग होते हैं ना, मिलिट्री में जो लोग होते हैं वो सबसे यूनिक, अलग दिखाई देते हैं, उनका परसेप्शन ही अलग होता है। ठीक है, और जो एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड है, ऑर्गेनाइज, अंडरटेक, ये है ना, ऑर्गेनाइज, अंडरटेक, इन चीज़ों वर्ड्स को ना बिल्ड करता है, एक साथ रखता है। ठीक है, अब हम देखें एंटरप्रेन्योरशिप, तो ऑनर ऑफ द ऑर्गेनाइज़र, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एंटरप्रेन्योर वर्ड है वो क्या है, ऑनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे आपने देखा होगा ऑनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो स्टार्ट कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, बिज़नेस। कोई भी इंसान अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है और जिसने उसमें अपना कैपिटल लगाया है, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है इनिशियल स्टेज पर, स्टार्टिंग स्टेज पर, जो उसने अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, आइडिया दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। चलिए, ये टॉपिक हो गया हमारा एंटरप्रेन्योर। आपको समझ में आ गया कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। अब डेफिनेशन पर आते हैं कि एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन क्या है। जो एंटरप्रेन्योर है इज़ अ वन हु क्रिएट्स न्यू बिज़नेस, जैसे मैंने बताया कि वो नए बिज़नेस स्टार्ट करता है और रिस्क को फेस करता है।
रिस्क लेता है कि आगे बिज़नेस मेरा चलेगा नहीं चलेगा, ये क्योंकि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फ्यूचर हम खुद अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते कि हाँ मेरा आगे बिज़नेस कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा। तो ये वो पर्सन होता है जो नया बिज़नेस स्टार्ट करता है, रिस्क को फेस करता है। फिर उसके बाद जो होता है अनसर्टेन टू द अचीविंग, एक मिनट, अचीविंग प्रॉफिट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, मतलब उसको पता नहीं होता कि आने वाले टाइम में मेरे बिज़नेस का प्रॉफिट होगा, ग्रोथ होगा, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, इन चीज़ों का उसको कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन वो फिर भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है, रिस्क को फेस करता है और नेसेसरी रिसोर्सेज टू कैपिटलाइज ऑन दोज अपॉर्चुनिटी। मतलब कोई भी बिज़नेस अगर मुझे स्टार्ट करना है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो स्टार्टिंग में तो हमें क्या चाहिए, पहले तो पैसा चाहिए। जो बिजनेसमैन स्टार्टिंग में पैसा लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। रॉ मटेरियल, कच्चा माल होना चाहिए। उस कच्चे माल को वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, फिर फिनिश गुड बनेगा। फिनिश गुड से हम उसकी कॉस्ट निकालेंगे। जब हमारी कॉस्ट आ जाएगी कि हाँ हमने इतने में ये सामान बनाया, उसमें हम अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके हम उस प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। उस प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं तो हमारा क्या वो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो सेल हो जाता है और उससे जो पैसा मिलता है वो एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट होता है, उसमें से उसका प्रॉफिट निकलता है। तो इन्होंने बताया है कि इसमें कुछ हमारे अलग अलग राइटर्स हैं जिन्होंने, एक है रिचार्ड है, इरिश है। इन्होंने बताया है ये फ्रांस में रहते थे। ये पहले वे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें एंटरप्रेन्योर के बारे में बताया कि एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं। उन्होंने बताया कि रिस्क बियरिंग होते हैं। रिस्क बियरिंग मतलब जो वो पर्सन जो रिस्क बियर करता है, सिर्फ वही एक पर्सन होता है। एंटरप्रेन्योर ही एक वो पर्सन होता है जिसको अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता कि आने वाले टाइम में ये बिज़नेस मेरा काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वह इंसान अपना पैसा लगाता है कि हाँ अगर प्रॉफिट हुआ तो भी मेरा है, लॉस हुआ तो भी मेरा है। और आपने 11th-12th में भी सुना हो कि जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट। समझे, आपने बिज़नेस अगर पढ़ा हो 11th या 12th में, तो वहाँ पे एक वर्ड आता है, जितना बड़ा आप रिस्क लेंगे उतना बड़ा हमारा प्रॉफिट होता है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जो एंटरप्रेन्योर होता है ये एक ऑर्गेनाइज़र होता है। ऑर्गेनाइज़र से अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि हमने बहुत सारे देखे होंगे कि हमारी कोई भी शादी होती है, इवेंट होता है, तो वहाँ पे बहुत से ऑर्गेनाइज़र होते हैं। ऑर्गेनाइज़र कौन होते हैं, वे पर्सन जो सभी चीज़ों को मैनेज करते हैं कि अगर कोई शादी है तो कहाँ पे टेंट लगेगा, कितने लोगों का खाना बनेगा, कितने लोग आएंगे बारात में, और डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट होने चाहिए ग्रूम के लिए और सबके लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो ऑर्गेनाइज़र वो होता है जो हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके चलता है, अपना बजट बनाकर चलता है पहले से ही कि हाँ मेरे पास इतना बजट है, मुझे इतना एक्सपेंस करना है और इतना करने के बाद भी मैं अपने लेबरों को दिहाड़ी दे पाऊँ, इतना पैसा तो बच जाए और खुद का भी प्रॉफिट हो जाए। तो वो होता है ऑर्गेनाइज़र। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो मोरल क्वालिटीज़ फॉर वर्क जजमेंटल अबाउट द बिज़नेस वर्ल्ड, कमांड ओवर सफिशिएंट कैपिटल। वो भी जो भी कैपिटल वो लगाता है उस पर उसकी कमांड होती है कि हाँ मैंने इतना पैसा लगाया है तो इतना तो प्रॉफिट मेरे को आना ही चाहिए। तो उसकी इस चीज़ में बड़ी क्लैरिटी रहती है। अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट, उसको कुछ नहीं पता होता। अनसर्टेनिटी मतलब कि उसको नहीं पता है कि उसका प्रॉफिट होएगा या फिर नहीं होएगा, बट वो फिर भी अपना पैसा लगाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। जो हमारे एंटरप्रेन्योर होता है एक इनोवेटर होता है। इनोवेटर का मतलब है कि जो अलग अलग तरीके के आइडिया देता है कि हमारा बिज़नेस कैसे स्टे करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए हम हमारा बिज़नेस स्टे करें, लॉन्ग टर्म में ही जाए, और अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है इस तरीके से ताकि उसका जो बिज़नेस है वो बाकी कॉम्पिटिटिव मार्केट से बाहर निकल कर आए। ठीक है, बाहर कॉम्पिटिटिव मार्केट से अगर बाहर निकल के आएगा तो उसके प्रोडक्ट अच्छी तरीके से बिकेंगे। अब इनोवेटर वो ही हो सकता है जो जानता है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ किस तरीके से करना है, न्यू मार्केट में अपना प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करना है, न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे दिखाना है कि हाँ मेरा प्रोडक्ट इसलिए यूनिक है क्योंकि ये चीज़ें हैं मेरे प्रोडक्ट में जो आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, इसलिए मेरा प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से अच्छा है। अगर उसने अपना प्रोडक्ट, वही सेम प्रोडक्ट बाकियों के प्रोडक्ट से अलग बना दी तो मतलब क्या है, वो इनोवेटर है। जैसे कि अगर आपको पता हो तो अभी फैशन के ज़माने में लोग ज़्यादा एस्थेटिक दिखना चाह रहे हैं,
तो जिस भी इंसान ने अपने जो भी जिन्होंने अपने जिनकी क्लोथ्स की शॉप है, ठीक है, अगर उन्होंने ट्रेंडी क्लोथ्स रख लिए, जैसे ओवरसाइज़ टी शर्ट रख लिए, ओवरसाइज़ पैंट रख लिए एस्थेटिक दिखने के लिए, तो उनका बिज़नेस ज़्यादा ग्रो हुआ इस दौरान जब लोग एस्थेटिक दिखने के लिए बनने लगे। फिर उन लड़कियों का भी दौर आया जो मंदिरें जाती थी साड़ी पहनकर, ऐसे तो कभी नहीं गई लेकिन एस्थेटिक दिखने के लिए। तो फिर साड़ियाँ भी बिकने लग गई जो सिंपल साड़ियाँ होती थी, है ना। तो वो इनोवेटर में आ गए, वो बिजनेसमैन जिन्होंने अपनी दुकान पे साड़ियाँ रखी और चीज़ें दिखाई कि हाँ भाई हम इनोवेटर्स हैं। द डिस्कवरी ऑफ न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल करें, द carry out the new form of organization of any industry by creating monopoly position और breaking up it। मोनोपोली का मतलब होता है कि सिर्फ एक ऐसा पर्सन पूरी मार्केट में सिर्फ एक का राज हो। तो अगर हमारे इधर कोई जैसे हमारी मार्केट्स में भी होता है कि हमें अगर खाने की चीज़ चाहिए तो हाँ हम सिर्फ एक स्पेसिफिक दुकान पे जाते हैं क्योंकि हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस वहाँ पे मैटर करता है कि हाँ वो बहुत अच्छा बनाते हैं। तो उसमें क्या है, खाने की चीज़ों में उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो अगर मेरे इधर आसपास और भी दुकानें खुल जाएँ या कुछ भी हो जाए तो मैं सिर्फ जाऊँगी उसी इंसान के पास जहाँ से मैं डेली लेती हूँ, जहाँ से मेरे को उसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो मेरे लिए तो मोनोपोली हो गया ना कि वो सिर्फ एक बंदा है जो अच्छा टेस्ट दे रहा है, और मेरे लिए तो वही इनोवेटर है कि वो अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहा है, फूड में स्पाइसीनेस ला रहा है, फिर अलग अलग चीज़ें बना रहा है। तो मेरे लिए वो ज़्यादा पर्सन इम्पॉर्टेंट रहेगा अगर मैं कोई सामान ख़रीदने जा रही हूँ तो, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जो इनोवेटर होता है वो मोनोपोली में भी ध्यान देता है कि सिर्फ वो ही पर्सन ऐसा हो जो वही सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रहा हो और उसके जैसा कोई प्रोडक्ट ना बना पाए और कोई उसके जैसा टेस्ट ना दे पाए, ठीक है। अब डेफिनेशन तो हमने पढ़ ही ली है, इसमें तो बहुत सारी जो डेफिनेशन है बहुत अलग अलग राइटर्स ने दी है, लेकिन मैं आपको कुछ ही बताऊंगी, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हम पढ़ रहे हैं तो मैं इतना डीपली नहीं जाऊंगी। और वैसे आपको पता है कि ये थ्योरी है, ये इजीली कवर हो सकती है अगर आप सिर्फ थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाएँ तो, ठीक है। तो हम अगर आए इसके डेफिनेशन पर तो हम पहले सेकंड वाला पढ़ते हैं। तो ये जो कोई प्रूफ तो सानिंग है, इन्होंने बताया कि जो प्रॉफिट जो है अगर उनके बिज़नेस में कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो उनका क्या होता है, वेज होता है, वेजेस होते हैं। अब दो तरीके के होते हैं, अगर हम किसी जैसे कोई दिहाड़ी पे काम कर रहा है ना, हम उसको वेजेस बोलते हैं, और अगर कोई बंदा कंपनी में काम कर रहा है तो उसको हम सैलरी बोलते हैं, जो मंथली बेसिस पे मिलता है, मंथ के एंड में मिलता है, उसको हम सैलरी बोलते हैं। वेजेस हम उसको बोलते हैं जो डेली के दिहाड़ी होते हैं ना, जैसे उन्होंने सुबह से शाम तक काम किया, बस उनको शाम को पैसे मिल जाएंगे। जैसे कि लेबर होते हैं, बहुत सी अलग अलग मशीनें चलाने वाले वर्कर्स होते हैं जो सुबह से शाम तक काम करते हैं और उनको एक दिन का पैसा उनको उसी दिन मिल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वेजेस, ठीक है। और सैलरी होती है जो पूरे मंथ का हिसाब होकर मंथ के एंड में मिल जाता है, उसको हम बोलते हैं सैलरी। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो प्रॉफिट होता है ना, वो जो प्रॉफिट होता है वो उनका वेज होता है एंटरप्रेन्योर का, जो भी प्रॉफिट वो अर्न करते हैं वो उनका वेजेस होता है एंटरप्रेन्योर का। फॉर हिज मेंटल एंड डायरेक्टिंग द एबिलिटी, उनके लिए वो उनकी सैलरी है। प्रॉफिट जो है एंटरप्रेन्योर की वो सैलरी है। किस चीज़ की सैलरी है, वो क्या काम कर रहे हैं, उनके मेंटल की, क्योंकि वो अपना दिमाग लड़ा रहे हैं कहाँ पे पैसे को लगाना है, उससे कितना मेरे को रिटर्न मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे कौन से काम करने चाहिए जो मेरे बिज़नेस को प्रॉफिट दे। तो उनका जो प्रॉफिट है वो उनकी सैलरी है, किन कामों की, मेंटल की और डायरेक्टिंग एबिलिटी की। मतलब वो अपने मैनेजर को, अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करते हैं कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, वो उनको काम बताते हैं, समझ गए। तो प्रॉफिट जो है उनका वेज है ऑफ एंटरप्रेन्योर फॉर व्हाट, फॉर मेंटल एंड डायरेक्टिंग एबिलिटी, ओके। अगर हम दूसरे की बात करें तो जो हमारे थर्ड दे रखा है स्ट्रिंगलर चैम्पियन, जो भी नाम है इनका मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा है। तो प्रॉफिट इज़ अ रिवॉर्ड डिटरमाइनिंग बाय मैनेजरियल प्रोडक्टिविटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। ये भी वही बात बोल रहे हैं कि जो प्रॉफिट है उनका रिवॉर्ड है, उनका एक गिफ्ट है। किस चीज़ों का गिफ्ट है, क्योंकि उन्होंने अपनी उन्होंने मैनेज किया है, प्रोडक्टिविटी लाई है बिज़नेस में, समझ गए। उन्होंने बिज़नेस में मार्जिनल मतलब मैनेज किया है, सब चीज़ों का अच्छी तरीके से मैनेज किया है, इसलिए प्रॉफिट उनका अवार्ड है। फिर नेक्स्ट में भी देखें तो प्रॉफिट एज अ कंपनसेशन ऑफ पेइंग द एंटरप्रेन्योर फॉर हिज रिस्क बैरियर। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो प्रॉफिट है उनका कंपनसेशन है। कंपनसेशन तो आपको पता ही होगा कि अगर हमारा कोई
किसी भी कोई भी चीज़ हम इन्वेस्ट करते हैं या फिर हमारा कोई लॉस हो जाता है तो उसको कम करने के लिए हम कंपनसेशन लेते हैं। तो जो है प्रॉफिट जो है कंपनसेशन है जो एंटरप्रेन्योर को पेबल होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर को मिलनी ही चाहिए। प्रॉफिट जो है पेबल है एंटरप्रेन्योर को, जो मिलनी ही चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि उसने स्टार्टिंग में रिस्क बियरिंग की है, उसने स्टार्टिंग में रिस्क लिया है अपने बिज़नेस के लिए, क्योंकि उसको फ्यूचर का कुछ नहीं पता था कि उसका बिज़नेस में प्रॉफिट होगा नहीं होगा, बट फिर भी उसने रिस्क लिया। आज उसका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, उसका बहुत प्रॉफिट हो रहा है। तो जो प्रॉफिट है टोटली किसको डिज़र्व करता है? एंटरप्रेन्योर को। ठीक है, इतनी डेफिनेशन मैंने 3 डेफिनेशन बता दिए, इनमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे फीचर्स होते हैं। हमारे फीचर्स क्या क्या होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होने चाहिए, हम किसको एंटरप्रेन्योर कहेंगे, उसमें क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए। तो जो एंटरप्रेन्योर जो है वो बहुत सारे रोल निभाता है एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ में। ही इन्वेस्ट हिज वैल्यूएबल स्केयर्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, वो अलग अलग तरीके के रोल निभाता है, अपना वैल्यूएबल टाइम देता है। उसके जो रिसोर्सेज होते हैं स्केयर होते हैं, मतलब हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन ह्यूमंस के वांट्स अनलिमिटेड होते हैं। तो हम हर किसी को तो अनलिमिटेड वांट्स को हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा हिस्सा हम सबका पूरा कर सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर जो होता है बहुत सारे रोल निभाता है, जिसमें वो अपने वैल्यूएबल स्केर्स रिसोर्सेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है, प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन करता है। वो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। किन चीज़ों की डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, और टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करनी है, हमें कब प्रोड्यूस करना है, ड्यूरेशन पता होना चाहिए, टाइम प्लानिंग पता होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास कुछ, जैसे कि अगर मेरा कोई ऐसा मान लीजिए वेजिटेबल कोई शॉप है, और अगर मेरे पास ऐसे गुड्स हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, और जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो मुझे पता है कि जैसे टमाटर हो गए और ग्रीन सब्जियां जो हैं वो जल्दी 2-3 दिन में ख़राब हो जाती है। तो मुझे टाइम ड्यूरेशन पता होना चाहिए कि 2-3 दिनों में मुझे इन सब्जियों को तो बेक ही देना है। ठीक है, इस तरीके से बात करें फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हमें किन लोगों को टारगेट करना है, हमें किन लोगों के लिए सामान बनाना है। ओल्ड एज पीपल के लिए बनाना है, या फिर जो हमारी यंग पीपल है, यंग जनरेशन है, उन लोगों के कपड़े बनाने हैं, या फिर हमें लग्जरी गुड्स बनाने हैं। हमें सिर्फ रिच पीपल को टारगेट करना है कि हम डायमंड का कर सकते हैं, हम गोल्ड का प्रोडक्शन कर सकते हैं, इन चीज़ों का कर सकते हैं। या फिर पुअर लोगों के लिए काम करना है, जो छोटे छोटे इलाके होते हैं वहाँ पे दुकानें खोल के उन लोगों के लिए काम करना है कि अगर मैं छोटे छोटे एरिया में दुकान खोलूँगी तो वहाँ पे बहुत से लोग आएंगे, अपनी वेजेस लेंगे, सैलरी लेंगे, उनके लिए भी भला होगा, क्योंकि उन लोगों को काम मिल गया है, एम्प्लॉयमेंट हो गई है, और मुझे प्रॉफिट भी मिलेगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, फिर एट प्राइस ऑफ सेल, हमें प्राइस भी डिटरमाइन करना पड़ता है कि हमें किस प्राइस पे सेल करनी है, हाउ मच प्रॉफिट अर्न। मुझे इतना दिमाग में हम पहले से ही टारगेट बना के चलते हैं कि इस साल इतना प्रॉफिट तो हमें करना ही है। ठीक है, ये सारे हमारे हो गए, ये सारे हमारे फंक्शंस हो गए डिसीजन मेकिंग के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, देखें एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ नीड बेस्ड फंक्शन। एंटरप्रेन्योरशिप तो हर एक माइंड में तो होना ही चाहिए कि हाँ एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग इन चीज़ों का होना ही चाहिए, एज अ लॉजिकल आउटकम होना, लॉजिकल बातें करना चाहिए। प्रोडक्शन जो होता है सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं होता, उसकी जो भी वो प्रोडक्शन करता है, जैसे मान लीजिए वो साबुन बना रहा है कोई अपनी कंपनी में, तो सिर्फ वो अपने लिए ही नहीं बना रहा है, वो प्रोडक्शन इसलिए बना रहा है कि वो बाकी मार्केटों में सेल करेगा, ऑफर्ड फॉर दी सेल के लिए। अब इतना सारा प्रोडक्शन तो वो खुद अकेले नहीं कर सकता है ना, खुद तो अगर वो मान लीजिए अगर वो सिर्फ ब्रेड बना रहा है तो वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं, खुद के खाने के लिए नहीं बनाता है। कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है, अगर वो बहुत सारे ब्रेड बना रहा है तो खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं बनाता है, वो ऑफ़र करता है, सेल करता है, किस में, मार्केट में करता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ प्रॉफिट ओरिएंटेड, ये सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, इनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है। ठीक है, ये सोशल वेलफेयर इन चीज़ों के लिए काम नहीं करते, ये सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। और ये है कमर्शियल प्रोपोजिशन, एंटरप्रेन्योर एम एट प्रॉफिट, उनका सिर्फ एम होता है प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। एंटरप्रेन्योर इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिस्टिंग क्वालिटी लाइक रिस्क बेयरिंग। इन लोगों में बहुत सी अलग अलग और क्वालिटी भी होती है, जैसे रिस्क बेयरिंग होता है, गोल सेटिंग होता है, डिसीज़न मेकिंग होता है, डिसीज़न अपने खुद लेते हैं, इंफॉर्मेशन सीकिंग होते हैं, अलग अलग
डाटा लेते हैं अलग अलग मार्केट का, प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, टाइम प्लानिंग करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ ऑनर ऑफ वेंचर, वो ऑनर होता है अपने वेंचर का, अपने बिजनेस का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का। ये पर्सन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, अब दूसरे लोगों को अपने कामों पे रख कर उनको सैलरी देता है, ठीक है। और इसकी जो ही इज़ अ क्रिएटर ऑफ वेल्थ, ये पैसे बनाता है, ये पैसों से पैसे बनाता है, अपने पैसे लगाता है, बिजनेस बनाता है, प्रॉफिट अर्न करता है, अपने पैसों से और पैसे बनाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, कि हम कैसे जानें कि हाँ कोई एंटरप्रेन्योर है। तो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। क्यों हार्ड वर्किंग होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो रिस्क बियरिंग होते हैं, रिस्क बियर करते हैं, गोल सेटिंग करते हैं। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए होता है। किसी भी पर्सन को हार्ड वर्क की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको सुबह से लेकर शाम तक उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो उसको काम करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, हर जगह डिसीज़न मेकिंग लेनी पड़ेगी। डिज़ायर ऑफ हाई अचीवमेंट होती है उसको, कि उसको बहुत से ज़्यादा अचीवमेंट मिले एंटरप्रेन्योर को, तो वो उसको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हायर मैक्सिमम अचीवमेंट क्या होगी कि उसका हायर प्रॉफिट हो, मार्केट में रेपुटेशन हो, उसकी जो गुडविल है वो अच्छी से अच्छी हो। तो ये सारी क्या होती है, उसकी डिज़ायर्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। हाईली ऑप्टिमिस्टिक होता है, कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं जो अपने ना प्रेजेंट के प्रॉब्लम से लेकर डिस्टर्ब नहीं होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि वो फ्यूचर की सिचुएशन उनके लिए फेवरेबल रहेगी या अनफेवरेबल रहेगी। जैसे कोविड के टाइम में बहुत से बिज़नेस ठप हो गए, बंद हो गए, तो वो उनके लिए क्या था, अनफेवरेबल थे। तो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो सिर्फ फ्यूचर की सोच के चलते हैं कि फ्यूचर में उनका बिज़नेस चलेगा नहीं चलेगा। इंडिपेंडेंस, वो अपने मान लीजिए वो अपने बिज़नेस के बॉस हैं, अपने बिज़नेस में बॉस है, तो वो इंडिपेंडेंट है कि वो किसी को भी कोई भी काम दे सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या है, फोरसाइट है, मतलब एंटरप्रेन्योर जो है वो प्रिडिक्शन करने में, अपना फ्यूचर देखने में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो अपना पहले से ही टारगेट बना के चलते हैं कि हाँ मेरे को इतना प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे ये इन चीज़ों में इतना पैसा लगाना पड़ेगा, इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत हो पड़ेगी, टेक्नोलॉजी इतनी ज़रूरत पड़ेगी, कितना टाइम लगेगा मुझे उतना प्रॉफिट बनाने के लिए। गुड ऑर्गेनाइज़र भी होते हैं। गुड ऑर्गेनाइज़र से उनका क्या मतलब है, कि वो एक अच्छे से अपनी कंपनी को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, मैनेज कर पाते हैं, ईज़िली मैनेज कर लेते हैं। फिर क्या है, इन्होंने इनोवेटिव की बात की है, कि वो इनोवेटिव भी होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, अलग अलग बिज़नेस में अलग अलग आइडियाज़ लाते हैं अपने, और अलग अलग तरीके लाते हैं, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन देते हैं ताकि वो और अच्छे से काम कर सकें, ठीक है। अब देखते हैं नीड एंड फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उनके फंक्शंस क्या होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के? एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं, वो किन चीज़ों से जाने जाते हैं, उनके अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट दे रखा है आइडेंटिफाइंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी मतलब कि अपॉर्चुनिटी, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ एक मार्केट है, उसमें हर एंटरप्रेन्योर को पता होता है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड अभी चल रहा है। तो बीच में जैसे आपको पता है कि अगर मैं फ़ैशन की बात करूँ, तो बीच में अभी ट्रेंड चला था वैसे क्लोथ्स का, जो जैसे शरारा चल रहे थे, सूट चल रहा था, मतलब जो हमारे ट्रेडिशनल क्लोथ्स जो थे, जो पहले कभी यूज़ हुआ करते थे, बीच में बंद हो गए थे, फिर दोबारा से शरारा आ गया, ठीक है। फिर दोबारा से लोग साड़ियाँ पहनने लग गए, गर्ल्स की बात करूँ, फिर लड़कियाँ दोबारा से साड़ियाँ पहनने लग गई एस्थेटिक दिखने के लिए। तो जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर था वो धीरे धीरे वापस आ रहा था। तो जो एंटरप्रेन्योर थे, जो क्लोथ्स का बिज़नेस करते थे, वो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। साड़ियाँ, अच्छी साड़ियाँ, सिंपल साड़ियाँ और अच्छे कपड़े, ओवरसाइज़ टी शर्ट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। मतलब वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे थे, कि उन्हें पता था कि ये वाला ट्रेंड चल रहा है, तो वो सिर्फ उन्हीं ट्रेंड को फॉलो करके वही कपड़े ला रहे थे। तो वो क्या है, वो इनोवेटिव हुए, वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना जानते हैं। फिर क्या था, टर्निंग आइडिया इनटू एक्शन। जो उनके दिमाग में आइडिया होता है ना, बहुत से बिजनेसेस तो इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उनके दिमाग में आइडिया तो होता है पर वो एक्शन नहीं ले पाते। तो जो बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो अपने आइडिया को एक्शन में लाते हैं कि हाँ मुझे अब ये बिज़नेस करना है। फिर होता है फिजिबल स्टडी का मतलब ये होता है कि जो मार्केट में अभी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चल रहे हैं, उनको प्रॉब्लम्स को एसेस करता है, प्रॉब्लम्स को देखता है, क्वालिटी देखता है, क्वांटिटी देखता है, कॉस्ट, इन सब के बारे में वो देखता है बिज़नेस को रन करने के लिए।
पहले ही वो अपने दिमाग में एक ब्लूप्रिंट बना लेता है। ब्लूप्रिंट मतलब कि प्लानिंग करता है कोई भी इंसान कि हाँ मुझे इस बिज़नेस में ऐसे करना है। तो ब्लूप्रिंट मतलब कि प्लानिंग करना और उसको लिख लेना कि हाँ मुझे इस साल में ये अचीव करना है, इन चीज़ों से अचीव करना है। रिसोर्सिंग करता है, वो बहुत अच्छी रिसोर्सिंग करते हैं एंटरप्रेन्योर जो होते हैं। उनके पास रिसोर्सेज जो है, जैसे कि पता है कि रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं हर एंटरप्रेन्योर के पास, पर वो मनी, मशीन, मटेरियल को किस तरीके से यूज़ करना है ये उनको पता होता है। सेटिंग अप द एंटरप्राइज। तो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, कुड यू प्लीज़ वेट फॉर अ मिनट। यस, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, वो सेटिंग अप ऑफ द एंटरप्राइज, वो अपना बिज़नेस खुद बनाते हैं, अपना बिज़नेस खुद खड़ा करते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ करते हैं। जैसे कि हमें अगर कोई मैं बड़ा बिज़नेस स्टार्ट करी तो मुझे लॉयर चाहिए, क्योंकि मेरे को अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो मुझे सीए भी चाहिए कि मेरे को अपने ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर कराना पड़ेगा, उसके लिए काम कराना पड़ेगा। एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, मशीन चाहिए होंगे, डिज़ाइनर्स चाहिए होंगे, एक अच्छा लोकेशन चाहिए होगा जहाँ पे हम कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बिज़नेस को स्टार्ट भी करता है, ठीक है। मैनेजिंग द एंटरप्राइज मतलब वो अपने एंटरप्राइज को मैनेज भी वही करता है, सारा काम वही देखता है एंटरप्रेन्योर कि कहाँ से कितना माल आया, कितना माल आना बाकी है, कितना काम हो गया, कितना काम बाकी है। और जो ये है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पूरा हाथ जो होता है वो एक एंटरप्रेन्योर का होता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर ही को पता होता है कि उसका कितना ग्रोथ हुआ है, कितना ग्रोथ नहीं हुआ है। वो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता है कि उसके बिज़नेस जो है कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे, डेवलप करे, अच्छी मशीनरियाँ आएँ। जो ट्रेडिशनल मशीनरी है वो ना आए और महंगी मशीनरी ख़रीदे, पर उससे काम ज़्यादा अच्छा हो ताकि कस्टमर्स को हम अपनी तरफ खींच सकें। फिर जो हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, कि एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट कैसा होता है कि वो रिस्क भी बियर कर लेते हैं। उनको पता भी नहीं होता कि फ्यूचर में प्रॉफिट होना है और नहीं होना है, लेकिन फिर भी अपना पैसा लगा देते हैं। उनको पता है कि अगर मेरा आइडिया वर्क नहीं किया तो कल को मेरे पैसे डूब सकते हैं, पर फिर भी वो अपना पैसा लगा देते हैं। तो क्यों वो करते हैं? क्योंकि वो सेल्फ अवेयरनेस पे ध्यान देते हैं, वो सेल्फ अवेयर होते हैं। उनके जो स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटरेस्ट, इन चीज़ों पे क्योंकि हमने बहुत से लोगों को देखा होगा, बहुत से लोग अपना डांस स्टूडियो भी खोलते हैं। क्यों खोलते हैं? उनको ये नहीं पता होता कि हाँ आने वाले टाइम में मेरा बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा, पर फिर भी वो अपने डांस क्लासेस खोलते हैं। क्यों खोलते हैं? क्योंकि उनको अपने बारे में पता होता है कि उनकी स्ट्रेंथ है, उनका इन चीज़ों में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। और उन्होंने बहुत से लोगों से अचीवमेंट भी ली है, बहुत से लोगों से अपनी बातें सुनी है कि हाँ वो अच्छा डांस करते हैं, ठीक है। वो अपने पैशन के बारे में जानते हैं, एरियाज़ जहाँ पे वो लिवरेज योर स्किल्स, जहाँ पे उनकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उन्होंने देखी हैं कि लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, तो वो सेल्फ अवेयर होते हैं। रिस्क टेकिंग एंड टॉलरेंस, वो अपना रिस्क भी बियर करते हैं कि हाँ अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। उनको पता है कि अगर मेरे पैसे डूब भी गए तो उनको सेटिस्फेक्शन है। जो भी डांस क्लासेस के होते हैं उनको सेटिस्फेक्शन है कि वो अपना कम से कम इंटरेस्ट का काम तो कर रहे हैं ना। वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, लर्न करते हैं, ग्रोथ करते हैं। उनको पता है कि किन तरीके से हम मेरे को अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए। तो वो क्या कहते हैं, इंस्टा रील्स बनाते हैं, इंस्टा पे डालते हैं, जितने व्यूज़ आते हैं वो अपने कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन वहाँ पे ऐड कर देते हैं। फिर लोग वहाँ से देखकर उनके लोकेशन पे पहुँचते हैं डांस सीखने के लिए, है ना। तो वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना जानते हैं। इनोवेटिव थिंकिंग, उनमें अलग क्रिएटिव सोचने का तरीका अलग होता है। वो बहुत क्रिएटिव होता है, अलग अलग तरीके जानते हैं। क्योंकि जैसे डांस क्लास के जो होते हैं वो जो वेडिंग होती है किसी की, तो उसमें भी उन लोगों को डांस सिखाते हैं। फिर इंस्टा पे भी रील डालते हैं, यूट्यूब पे भी रील डालते हैं, अलग अलग ऐप पे वो अपनी रील डालते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच कर पाएँ, ठीक है। अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइजेशन, तो वो जो अपॉर्चुनिटी है उनको देखते हैं कि हाँ अभी किन चीज़ों का ट्रेंड चल रहा है, उन चीज़ों को देखकर वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं। अडेप्टिबिलिटी होती है उनमें। अडेप्टिबिलिटी मतलब वो एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट हो जाते हैं, जैसा एनवायरनमेंट चल रहा है उसी के हिसाब से वो ढल जाते हैं। फिर होता है नेटवर्किंग, रिलेशनशिप बिल्डर, मतलब कि वो लोगों में बहुत अच्छा रिलेशन बना लेते हैं, बहुत जल्दी बात करने में बहुत अच्छे होते हैं। कॉन्टीन्यूस लर्निंग, मतलब वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, रुकते नहीं हैं। फिर उसके बाद होता है कस्टमर सेंट्रिक फोकस, वो सिर्फ
सिर्फ कस्टमर पे फोकस करते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रॉफिट के लिए जो मेन पर्सन जो है, प्रॉफिट जहाँ से वो अर्न कर सकता है वो कस्टमर से ही कर सकता है। तो कस्टमर से अच्छी तरीके से बात करना, कस्टमर को उनकी डिज़ायर वर्क देना, डिज़ायर प्रोडक्ट देना। तो सबसे ज़्यादा उनका जो किंग होता है उनकी मार्केट में वो कस्टमर होता है। उनके विजन एंड गोल सेटिंग जो होता है बहुत क्लियर होते हैं कि हाँ, मुझे सिर्फ इन चीज़ों पे काम करना है और मेरा विजन क्लियर है कि मुझे सिर्फ इन चीज़ों पे काम करना है, या मुझे अपनी कंपनी में प्रॉफिट पे काम करना है, या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करना है, ह्यूमन रिसोर्सेज पे काम करना है। तो उनके गोल बड़े क्लियर होते हैं। टाइम मैनेजमेंट, उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मुझे सिर्फ इन 1 साल में अब मेरे को बिज़नेस यहाँ से यहाँ तक लेकर जाना है। तो वो टाइम मैनेजमेंट करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं कि हाँ, ओवर टाइम लगाओ पर मुझे मेरा काम टाइम पे चाहिए, ये सब। तो उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। फाइनेंशियल लिटरेसी उन्हें बहुत होती है। फाइनेंशियल लिटरेसी मीन्स कि वो शेयर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, शेयर्स परचेज़ करते हैं, लोगों को लोन देते हैं, फिर उससे इंटरेस्ट लेते हैं। ये क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी ही तो हुई ना, कि उन्हें पता है कि कहाँ से मेरे अर्निंग सोर्स है, कहाँ से मैं पैसे कमा सकता हूँ। ठीक है? तो ये सब जितने भी थे, मैंने जितने भी आपको बताए, ये सारे क्या थे? एंटरप्रेन्योरशिप के माइंडसेट है कि उनको वो किस तरीके से सोचते हैं। ठीक है? फिर वो और भी हैं, शायद इनमें 3 पॉइंट और भी हैं कि कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, कि उनमें जो है कोलैबोरेशन मतलब मिल-जुल कर रहना, टीम वर्क, इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देता है। पैशन होता है, परसिस्टेंस होता है। परसिस्टेंस मतलब कि बिना रुके काम करते हैं, रुकते नहीं हैं, कि दूसरे की चीज़ों को देखकर रुकते नहीं हैं। प्रॉब्लम्स कितनी भी है वो हमेशा चलते रहते हैं। सेलिब्रेट सक्सेस, वो अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? आपने देखा होगा दिवाली पे बहुत से अच्छे एम्प्लॉयज़ को बोनस दिया जाता है। अगर प्रॉफिट अच्छा होता है तब भी बोनस दिया जाता है। एम्प्लॉय को खुश किया जाता है ताकि वो और अच्छा काम करें। और अगर बिज़नेस अच्छा होता है तो उनको बोनस मिलता है, उनकी सैलरी थोड़ी इंक्रीज़ कर दी जाती है। ठीक है? वो अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। अब इसकी बात है, क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर की बात आती है कि उनमें कौन-कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं एक एंटरप्रेन्योर में। तो पहला हो गया कॉन्फिडेंस, उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कैसे? जैसे अब मैं भी बोलूँगी तो आपको ऐसा लगेगा कि बार-बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। कॉन्फिडेंस होता है, अपीयरेंस होता है, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, वर्क स्टाइल, रिलेशनशिप, इन चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है? रिस्क बियरिंग एबिलिटी होते हैं। दोबारा से वही आ गया ना, रिस्क बियरिंग। तो आप इनको बना-बना के भी लिख सकते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो आप बना-बना के भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ गिनी-चुनी चीज़ें ही हैं जो बार-बार रिपीट हो रही हैं। आप देख भी सकते हैं कि हाँ, गिनी-चुनी चीज़ें हैं। देखिए, जैसे टीम बिल्डिंग कैपेसिटी हो गई, टाइम प्लानिंग हो गई, इंटरपर्सनल स्किल्स वही होते हैं जैसे कि लोगों से बात करना, लोगों को अप्रोच करना, पर्सनैलिटी को जानना, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, टीम बिल्डिंग करना। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करते हैं कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, स्पीच, मतलब अच्छी तरीके से बात करना। और जैसे बिजनेसेस में तो ऐसा होता है ना कि फॉर्मल लैंग्वेज में बात करना होता है। फिर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए, कि उन्हें लिसनिंग पावर अच्छी होनी चाहिए कि हर किसी को सुन सके, समझ सकें। उनका टोन अच्छा होना चाहिए, एक्सेंट अच्छा होना चाहिए, बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड होता है उनके अंदर। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब कि पहले तो वो सोचना ही पॉजिटिव चीज़ों से शुरू करते हैं कि हाँ, मैं इतना पैसा लगाऊंगा तो मेरी इतना प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। मतलब बिलीव करते हैं वो अपनी पॉजिटिविटी में, थिंकिंग उनकी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव एक्शंस लेते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आते हैं उनके। ठीक है? देखिए, लीडरशिप आ गया। मैंने जैसे बताया था कि टीम बिल्डिंग में अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो वो अपना बॉस ही हुआ ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, तो लीडर हुआ। क्योंकि लीडर कौन होते हैं? जो अपने बिजनेस में अपनी टीम को एक साथ लेकर चलते हैं। लीडर वो नहीं होता जो सिर्फ अपने आइडियाज़ दूसरों के ऊपर थोप देता है, अपने काम दूसरों के ऊपर थोप देता है, बल्कि लीडर वो होता है जो अपने टीम के साथ मिलकर काम करता है। तो वो लीडरशिप हो गया। इनोवेटिवनेस, क्रिएटिवनेस, इमेजिनेशन, ये दोबारा से वही पॉइंट आ गया हमारे, इनोवेटिव, क्रिएटिव। वो इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। गोल सेटिंग, वो ऑलरेडी ही गोल सेट कर लेते हैं स्टार्टिंग में ही कि उन्हें फ्यूचर में क्या क्या करना है, किन चीज़ों पे ध्यान देना है। चलिए, अब आ जाते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी होता है। मतलब उनके पास फ्रीडम होती है डिसीजन मेकिंग की, क्योंकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बॉस होते हैं। इनिशियल स्टेजेस पे उन्होंने बहुत मेहनत किया होता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए।
तो फ्रीडम उनके पास फ्रीडम होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अब बॉस होते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर अपने मैनेजर को ऑर्डर दे सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को ओवर टाइम के लिए भी बोल सकते हैं। तो वो क्या है, वो फ्रीडम हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी। उनका कोई भी टाइम नहीं होता, क्योंकि टाइम भी होता है जब उनको सुबह से रात तक काम करना पड़ सकता है, ठीक है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि सिर्फ आधे घंटे का काम हो बिज़नेस में। उनके मेंटल एंड फिज़िकल वेलबीइंग ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इन चीज़ों में भी। कंट्रोल जो एंटरप्रेन्योर का होता है ना, वो ज़्यादा कंट्रोल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन पे, क्योंकि वो डायरेक्शन देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि हाँ, उनको किन तरीके से काम करना चाहिए, बिज़नेस को अब कहाँ से कहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं वो। तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। फिर फुल रिवॉर्डेड होते हैं। फुल रिवॉर्डेड क्यों होते हैं? क्योंकि वो रिस्क बियरिंग होते हैं, रिस्क बियर करते हैं। तो अगर उनको कोई भी प्रॉफिट होता है, अर्न होता है, तो वो उसके पूरे हकदार भी वही होते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या मतलब है कि उनके पास जितनी भी अपॉर्चुनिटी थी एंटरप्रेन्योर की, उन्होंने अपने तो पैसे लगा दिए, ठीक है। कंपटीशन में गए, तो जितने भी एडवांटेजेस होते हैं ना, जितने भी एडवांटेजेस होते हैं, एडवांटेजेस किस रूप में होता है? प्रॉफिट के रूप में। तो वो अपनी सोसाइटी को क्या दे रहे हैं इस, जैसे कि मान लीजिए अगर वो किसी पेंट का काम कर रहे हैं, पेट्रोल का काम कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो हार्मफुल है हमारी सोसाइटी के लिए, जिससे गैसेस निकल रही है, नदियों में पानी तो नहीं जा रहा, वो अगर उन चीज़ों पर भी ध्यान देते हैं तो वो बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं। इन चीज़ों पे ध्यान देना, न्यू एक्सपीरियंस करते हैं। न्यू एक्सपीरियंस क्यों करते हैं? क्योंकि वो लर्निंग पावर उनमें बहुत अच्छी होती है। वो हर चैलेंज को फेस करते हैं और हर लर्निंग पावर उन लोगों में बहुत अच्छी होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उन लोगों में बहुत अच्छी होती है। अब हमने प्रॉज तो पढ़ ली, प्रॉज ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब कॉन्स ऑफ एंटरप्रेन्योर मतलब डिसएडवांटेजेस। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी मतलब क्योंकि उन्हें पता है कि इनिशियल स्टेज में उन्हीं को पैसा लगाना है, उनको पता भी नहीं कि उनका प्रॉफिट होगा नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो अपना पैसा लगाते हैं। तो इनिशियल स्टेज पर जो भी एंटरप्रेन्योर बिगेस्ट चैलेंज जो लेता है अपने पैसे लगाकर, और आने वाले टाइम, और हर किसी के पास हर टाइम पैसा अवेलेबल नहीं होता, बट फिर भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना पड़ता है। तो ये एंटरप्रेन्योर के कौन सा होता है? डिसएडवांटेजेस होता है। ह्यूज कंपटीशन होता है, क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, फैशन, फूड, हेल्थ, लैंड, इन चीज़ों की ज़्यादा बढ़ रही है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ रही है। तो बहुत सारे सप्लायर्स आ रहे हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स बाहर निकल कर आ रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फेलियर रिस्क मतलब उनके पास फेल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, रिस्क ज़्यादा बियर करना पड़ता है, क्योंकि हमें फ्यूचर को कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, क्योंकि हमें जैसे कोविड-19 का भी नहीं पता था, ठीक है। तो उस टाइम में भी बहुत से लोगों ने अपना बिज़नेस बंद कर दिया, बहुत से एम्प्लॉइज़ को काम पे से निकाल दिया गया, बहुत से लोग घर पे बैठ गए, बहुत से लोगों के पास अर्निंग सोर्स नहीं था। तो इन चीज़ों के लिए भी होता है कि उनके पास रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है। एम्प्लॉइज़ को देखना, फाइनेंस को देखना, स्ट्रैटेजी को देखना, प्रॉफिट को मैनेज करना, कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी हो गया तो उसको किस तरीके से यूज़ करना है। और सर्टेन इनकम होता है, क्योंकि जो इनकम होती है हमारी टोटली प्रॉफिट पे डिपेंड होती है, और जो प्रॉफिट जो होता है वो मार्केट के हिसाब से होता है कि अगर ज़्यादा सेल हुई तो अच्छा प्रॉफिट, तो उनको अच्छी इनकम मिलेगी। अगर सेल हुई ही नहीं तो उनको कोई भी इनकम नहीं मिलेगा, चाहे उन्होंने एक साल कितनी भी मेहनत की हो, बट उस महीने उनको उस साल उतना प्रॉफिट या उतने पैसे नहीं मिलेंगे। नीड टू डिवेट मोर टाइम मतलब उनको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है बिज़नेस में, उनका कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए थ्योरीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो मैं इन थ्योरीज़ के ऊपर तो बात नहीं करूँगी, क्योंकि ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बता दूँ तो जो थ्योरीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, बहुत से राइटर्स आए जिन्होंने थ्योरी दी कि एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी क्या-क्या माइंडसेट होते हैं, वो किस तरीके से पहचाने जाते हैं। तो बहुत से अलग-अलग राइटर आए, उन्होंने अपनी थ्योरीज़ दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट थ्योरी है वो इनोवेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी है, जो जॉन्स ऑलिस स्किप्टर ने दी थी। तो इन्होंने क्या क्या फंक्शंस बताए कि एंटरप्रेन्योर्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। पहला इन्होंने बताया कि वो इनोवेटिव होते हैं, ठीक है, इनोवेशन करते हैं, न्यू आइडियाज़ देते हैं, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, इन चीज़ों पे ज़्यादा वो काम करते हैं, ठीक है। रिस्क टेकिंग होते हैं, रिस्क लेते हैं अपने बिजनेस में,
वही देखा, जैसे मैंने आपको बोला कि वही चीज़ें बार बार। हाँ, एक मिनट गाइस। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाँ, वही एक ही चीज़ बार बार उठ के रिपीट हो रही है। तो जो थ्योरीज़ है, बहुत से अलग अलग राइटर्स ने अपनी थ्योरीज़ दी और फिर उन्होंने अपने फंक्शंस भी बताए कि एंटरप्रेन्योरशिप के फंक्शन क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योरियल के फंक्शंस क्या होते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट था इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी, तो उन्होंने क्या बताया कि वो इनोवेटिव होते हैं, रिस्क बियरिंग करते हैं। फिर एक होता है इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी, मतलब कि उन्होंने एक राइटर थे रिचार्ड, तो उन्होंने बताया कि वो इकोनॉमिकली क्या काम करते हैं, अपनी इकोनॉमी के लिए क्या काम करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर जो होता है रिस्क बैरियर होता है, रिस्क लेता है, प्रॉफिट एंड लॉस, वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस की एक्टिविटी को देखता रहता है कि हाँ, मार्केट में कैसी कंडीशन चल रही है, उनको कैसे कैसे डिसीजन लेने हैं, पॉजिटिव रिटर्न आएंगे या फिर नहीं आएंगे। फिर रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन रिसोर्स एलोकेशन, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर हैं, बहुत लिमिटेड हैं, तो उनको अलग अलग जगहों पे किस तरीके से यूज़ करना है इस चेंजिंग मार्केट कंडीशन में भी। कंज्यूमर्स के प्रेफरेंसेस को सबसे ऊपर रखना है। एंटरप्रेन्योरियल अलर्टनेस, मतलब कि अपने आइडियाज़ को देखना है, लेट डिस्कशन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए प्लानिंग में, वरना एग्जीक्यूशन के लिए देर हो जाएगी। टाइम अनसर्टेनिटी होती है कि उनका कोई टाइम नहीं होता, कि उनके कोई परफेक्टली वर्किंग आवर नहीं होते, अनसर्टेन होता है उनका फ्यूचर, प्रेडिक्टेड नहीं हो, फ्यूचर सिर्फ प्रेडिक्ट किया जाता है बट फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता होता। सोशियोलॉजी एंटरप्रेन्योरियल, मतलब वो अपने सोशली कैसे होते हैं, सोशली किन चीज़ों पे वर्क करते हैं, ये भी उन्होंने बताया। मैक्स वेबनर ने बताया कि वो अपने उनके बहुत से एस्पेक्ट जो हम कंसिडर कर सकते हैं, जो रिलीजन से रिलेटेड होते हैं, उनके कल्चर, कस्टम, इन चीज़ों पे डिपेंड होते हैं कि उनकी लैंग्वेजेस कैसे होती है, अलग अलग तरीके से वो अलग अलग कस्टमर्स को कैसे ट्रीट करते हैं। जैसे कि अगर आप एयरलाइन में भी जाते होंगे, तो एयरलाइन में तो बहुत से अलग अलग कंट्रीज़ के लोग ट्रैवल करते हैं, तो उनसे किस तरीके से बात करनी है, किस किस तरीके से उनको रिस्पॉन्सेस देना है, एयर होस्टेस को इन चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज होती है। फिर उसके बाद है साइकोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरियल थ्योरी, मतलब कि उनकी साइकोलॉजी कैसी होती है एंटरप्रेन्योर की। इंडिविजुअल ट्रेड्स उनके क्या होते हैं, इंडिविजुअल ट्रेड्स क्या होता है कि वो कंट्रोल करना जानते हैं, अचीवमेंट्स उसको ज़्यादा अच्छी लगती है, टॉलरेंस वो ज़्यादा करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ, एंटरप्रेन्योर सक्सेस को भी, फेलियर्स को भी वो देखते हैं। क्वांटिटेटिव प्रोसेस वही प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन थिंकिंग मेकिंग, रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, इन चीज़ों के बारे में। मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन देते हैं। ठीक है, किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, या तो अपनी तारीफ़ करके उनको मोटिवेशन दे सकते हैं, या फिर उनकी सैलरी बढ़ा के उनको मोटिवेशन दे सकते हैं, उनके बच्चों के लिए अच्छी अच्छी स्कीमें देकर उनको रेंट प्रोवाइड करके उनको, या फिर गर्ल्स को कैब प्रोवाइड करके मोटिवेशन देते हैं। इमोशनल एस्पेक्ट भी होता है, वो अपने इमोशनल इंटेलिजेंस ही होती है, उनमें एबिलिटी होती है कि वो लोगों को स्ट्रेस से बाहर निकाल सके, स्ट्रेस से दूर रख सके। ठीक है, एंटरप्रेन्योरियल आइडेंटिटी होती है कि वो उनके एक अलग सी आइडेंटिटी होती है कि हाँ, वो उनकी एक इमेज बनी होती है हर लोगों के माइंड में कि हाँ, वो तो डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छे होंगे। उन्होंने जब भी हम किसी बॉस की बात करते हैं तो हम सिर्फ यही देखते हैं ना कि वो एक ऑफिस में एक अलग से कैबिन होगा, चेयर पे बैठे होंगे, ब्लैक कलर का कोट होगा, पैंट होगा, वाइट कलर की अंदर से शर्ट होगी, था ना। तो ऐसी एक आइडेंटिटी होती है हर एक उसकी। फिर उसके बाद है थ्योरी ऑफ नीड ऑफ अचीवमेंट, कि वो अचीवमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप के जो अचीवमेंट के ऊपर भी एक पर्सन ने अपनी थ्योरी दी थी, जिसका रूट जो टोटली डिपेंड करता है उसके सक्सेस पे। उसके सक्सेस पे डिपेंड करता है कि उसकी अचीवमेंट किस तरीके की रही होगी। मोटिवेशनल फोर्स हो सकता है कोई, ठीक है, गोल ओरिएंटेड हो सकता है कि उसने पहले से ही कोई गोल बना रखा हो। रिस्क टेकिंग प्रोपेंसिटी हो सकती है कि उसने पहले से ही सोच रखा था कि हाँ, अगर रिस्क लेंगे तो भी कुछ होगा वरना कुछ नहीं होगा। फीडबैक एंड रिकॉग्नाइजेशन होता है कि अगर उसको किसी से फीडबैक मिलता है तो वो उन चीज़ों को गलतली ना लेकर अच्छी चीज़ों में लगाता है कि हाँ, किसी ने मुझे फीडबैक दिया कि मेरी इन चीज़ों में गलती है तो मुझे उसको ठीक करनी है। ठीक है, रेदर देन कंप्लेनिंग, वो उन चीज़ों को ठीक करने की सोचते हैं। फिर रिसोर्सेज बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी आ गई कि रिसोर्सेज के ऊपर बताई, राइटर्स ने अपनी थ्योरी बताई। तो पहला उन्होंने बताया कि उनके यूनिक रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी होती है कि रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, कितने टाइम के लिए चाहिए, टेक्नोलॉजी किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योरियल ओरिएंटेशन होता है,
ओरिएंटेशन मतलब कि वो रोल डिफ़ाइन करते हैं अलग अलग एम्प्लॉयज़ को, कि आप मैनेजमेंट का काम देखोगे, आप सीए का काम देखोगे, आप अकाउंटेंट का काम देखोगे। तो इन चीज़ों में होते हैं डायनेमिक कैपेबिलिटी होती है। डायनेमिक मतलब चेंजेस, एनवायरनमेंट में चेंजेस होते रहते हैं, इंटरनली भी होते हैं, एक्सटर्नली भी होते हैं। तो जो भी चेंजेस होते हैं उन उसके थ्रू अपने आप को अडेप्ट करते हैं। फिर उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। तो जो भी एंटरप्रेन्योर होता है अपनी सोसाइटी के लिए क्या क्या काम करता है, अपनी सोसाइटी को ध्यान में रखकर काम करता है या नहीं करता है। क्योंकि जैसे अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर अपने टैक्सेस सही टाइम पे करता है और टैक्सेस को छुपाता नहीं है, तो ये भी है। क्योंकि टैक्सेस जो होता है ओवरऑल सभी लोगों के लिए होता है। गवर्नमेंट के पास अगर टैक्स जाता है तो वो टैक्सेस से क्या होता है, रोड बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं। तो अगर कोई एंटरप्रेन्योर टाइम पे टैक्स पे कर रहा है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, वो अपनी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। या फिर कोई ऐसा इलाका है जो बहुत लोकल इलाका है, लेकिन वो फिर भी वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करता है ताकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी टाइम पे आए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है। फिर आता है रेलिवेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया सोसाइटी। अभी बता रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है इंडियन सोसाइटी में कैसा है, तो वही चीज़ दोबारा घूम फिर के आएगी। इनोवेशन है, क्रिएटिव एंड शेयरिंग वेल्थ है, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, जैसे मैंने बताया कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है। बैलेंस्ड रिलीजन डेवलपमेंट होता है, मतलब वो किसी रिलीजन को लेकर इंडिया में इतना कुछ नहीं होता, लेकिन वो हर एक काम, हर एक एम्प्लॉय को इक्वल आइडेंटिफाई किया जाता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर सप्लाई, स्कूल, हॉस्पिटल, मैंने जैसे आपको बताया। फिर उसके बाद है जीडीपी पर कैपिटा इनकम। तो अगर एमएसएमई है, ये होता है स्मॉल एंड मतलब वही सेक्टर है। तो इसमें क्या होता है, जो जीडीपी पर कैपिटा मतलब कि अगर कोई भी जीडीपी है वो किससे, इनकम से डिफ़ाइन होती है कि हर पर्सन की कितनी इनकम है। और ये किस चीज़ों से पता चलेगा, जब एंटरप्रेन्योर की जो प्रॉफिट होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगी। प्रॉफिट अगर उन लोगों के ज़्यादा होंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में डेवलपमेंट होगा, लेबर कैपिटल, इन चीज़ों का सफिशिएंट यूज़ होगा, तब जीडीपी पर कैपिटा जो है बढ़ती है, जिससे कंट्री को एक अलग पहचान मिलती है ओवरऑल वर्ल्ड में। ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप एज अ क्रिएटिव रिस्पॉन्स टू द सोसाइटी प्रॉब्लम। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक क्रिएटिव रिस्पॉन्स कर सकता है सोसाइटीज़ की प्रॉब्लम्स को। अब सोसाइटी प्रॉब्लम्स क्या होती है, चैलेंजेस ऑफ ट्रेडिशनल, मतलब लोगों की पुरानी थिंकिंग है वो एंटरप्रेन्योरियल चेंज कर सकता है। जैसे कि बहुत से लोग आज भी जाति विवाद के लिए लड़ते रहते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप उन चीज़ों में वर्क कर सकता है। उन थिंकिंग की क्रिएटिविटी, मार्केट इंटेलिजेंस, इन चीज़ों को, अपनी नॉलेज को, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स को बढ़ा के, एम्पावर करके लोगों को जॉब्स देकर इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग प्रैक्टिस ह्यूमैनिटी, तो लोगों के लिए काम कर सकते हैं करेक्ट, और उनकी जो अपनी खुद की टेंडेंसी बना सकते हैं, लोगों को डेवलप कर सकते हैं, उनके माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, वही हो गया रिस्क, फेलियर। फिर उसके बाद क्या होता है, एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग इज़ बिग, उनकी जो थिंकिंग होती है बहुत बड़ी होती है, वो बहुत सी चीज़ों को बड़ा सोच कर करते हैं कि हाँ अगर मैं इतना काम कर रहा हूँ तो आगे जाके बहुत बड़ा बन सकता है बिज़नेस। इन चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं। चलिए अब आ गया हमारा इंट्राप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप। जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, ये फर्स्ट जो इंट्रा है वो इंटरनल पार्ट से निकला है। इंटरनल मतलब कि बिज़नेस के अंदर जो भी काम हो रहा है, बिज़नेस के विद इन द बिज़नेस बाउंड्री, वो एंटरप्रेन्योरशिप देखता है। ठीक है। और जो भी जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो सिर्फ अपने सेल्फ मोटिव के लिए काम करते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। ये बाहर के लोगों के, बाहर के वर्ल्ड को देखते हैं, बाहर की चीज़ों को देखते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे को जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। तो ये बोले हैं एंटरप्रेन्योरशिप सीन एज अ प्रोसेस ऑफ अनकवरिंग एंड डेवलपिंग अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट थ्रू द इनोवेशन एंड सीजनिंग। तो ये बोल रहे हैं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो हम तो किन चीज़ों को देखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। जो पर्सन क्रिएटिव होता है,
इनोवेटिव होता है, अच्छे अच्छे आइडियाज़ देता है, उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये क्या होता है, इनिशियली तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रैक्टिस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, जैसे कि स्टाफ को देखना, ठीक है, मैनेजर को देखना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को देखना। इनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो नीचे वैसे ग्राफ दिया हुआ है इसमें, इस हम डायरेक्ट इस पे बात करते हैं, इन चीज़ों से हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए, तो एंटरप्रेन्योरशिप के इसने एडवांटेजेस भी बता रखे, डिसएडवांटेजेस भी बता रखे। जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ये बॉस होते हैं अपनी कंपनी के, तो ये दे आर दी ओन बॉस और इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने डिसीजन ले सकते हैं, इनकी इनकम इंक्रीज होती है जब जब इनके प्रॉफिट बढ़ते हैं। ठीक है, यू हैव चांस टू बी ओरिजिनल, वो ओरिजिनल होते हैं, अपने जो भी उनके ट्रेड्स होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं। एक्साइटमेंट होती है उनमें एडवेंचर्स को लेके, और लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, मतलब हमें फ्यूचर तो अनसर्टेन है तो बहुत सी पॉसिबिलिटी है। सैलरी प्रोपोर्शन हमारे किस पे डिपेंड करता है, हमारे प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होती है, मनी प्रेशर होता है, क्योंकि इनिशियली उनको पैसे भी लगाने हैं, फिर भले ही बिज़नेस में प्रॉफिट हो या ना हो, एम्प्लॉयज़ को सैलरी जानी है, मशीन्स का रेंट जाना है, लैंड का रेंट जाना है, ठीक है, तो मनी प्रेशर होता है। लेस बेनिफिट इन बिज़नेस न्यू, जब भी कोई न्यू बिज़नेस होता है उसमें बहुत ही कम बेनिफिट होता है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं उनके, कोई फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं। फिर उसके क्या है, ऑल डिसीजन मस्ट बी अलोन, सारे डिसीजन क्या होते हैं उनको अकेले ही लेने पड़ते हैं। फिर अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनके क्या होते हैं, एबिलिटी टू स्टे फ्रेंडली विद वेल नोन एनवायरनमेंट। जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनका फ्रेंडली नेचर होना चाहिए ताकि वो स्टाफ से अच्छी तरीके से बात कर सके। उनके अंदर स्किल्स होती है ऑर्गेनाइजेशन वर्क में काम करने की। कंपनी रिसोर्सेज, गुड नेम, नॉलेज, इन कंपनी के रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज़ करना, कंपनी के नाम को और अच्छे से बनाना, कस्टमर्स, एक्सेस द कस्टमर और इंफ्रास्ट्रक्चर, कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अच्छी तरीके से यूज़ करना, इन चीज़ों के एडवांटेज एंटरप्रेन्योरशिप के पास होते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इनको रिवॉर्ड जल्दी नहीं मिलता, एक्सपेक्टेशन जितनी उनकी एक्सपेक्टेशन होती है। ये इनोवेटिव तो नहीं होते, क्योंकि अगर इनोवेटिव होते हैं थोड़े बहुत भी तो, लेकिन इनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। और जो इनोवेटिव तो होते हैं सर्टेन लिमिट तक, बट यू आर नॉट योर ओन बॉस, आप खुद के बॉस नहीं हैं। आप क्योंकि एंटरप्रेन्योर नहीं है तो आप खुद के बॉस नहीं हुए, ठीक है। वैसे ही अगर हम देखें तो हम डायरेक्ट इसके एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो ये बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, इन दोनों के बीच में जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं क्या होती हैं, बोथ इन्वॉल्व्स अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। दोनों के पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन डिफरेंसेस क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है इनिशियल स्टार्टअप कौन करता है, एंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेस खड़ा कौन करता है, एंटरप्रेन्योरशिप। रिस्क लेता है, और लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है ना, वो सिर्फ करियर रिलेटेड रिस्क लेता है, सिर्फ अपने करियर से रिलेटेड रिस्क लेता है, सिर्फ एक रिस्क लेता है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, वो तो पूरा रिस्क ही खुद उस अकेले बंदे ने ले रखा है, ठीक है। बोथ रिक्वायर्ड यूनिक बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड टेक्स, एक सेकेंड, फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन सर्विसेज। दोनों के पास यूनिक बिजनेस कॉन्सेप्ट होता है, प्रोडक्ट को कैसे करना है, प्रोसेस कैसे करना है, सर्विसेज कैसे देनी है। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है वो उसके पास ज़्यादा काम होता है मोर देन एंटरप्रेन्योरशिप। क्यों, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को जो होता है आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी काम करना पड़ता है, कंपनी से, बिजनेस से बाहर निकल के भी उसको काम करना पड़ता है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन की सिर्फ विद आउटसाइड फोर्सेस और इन्फ्लुएंस, वो ऑर्गेनाइजेशन के फोर्सेस को इन्फ्लुएंस तो करता है, उसकी आउटसाइड की जो चीज़ें हैं, जो बाहर की कॉम्पिटिटिव मार्केट है, वो ऑर्गेनाइजेशन को तो इफ़ेक्ट करता है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। बोथ रिक्वायर द एंटरप्रेन्योर टू बी एबल टू बैलेंस विजन विद द मैनेजरियल स्किल एंड पैशन विद द प्रोस्पेक्टिवनेस विद द पेशेंस। हाँ, मतलब वही हो गया कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है उनके पास बैलेंस होना चाहिए, और बैलेंस किन चीज़ों में होना चाहिए, मैनेज करने के मटेरियल स्किल होने चाहिए, पैशन होना चाहिए। अब इनके डिफरेंसेस की बात करते हैं। रिवॉर्ड्स आर अनलिमिटेड इन केस ऑफ एंटरप्रेन्योर,
एंटरप्रेन्योर्स को रिवॉर्ड्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको लिमिटेड मिलती है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बिज़नेस है, एंटरप्रेन्योर ने शुरू किया कोई बिज़नेस, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है तो सारा प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? एंटरप्रेन्योर को। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा भी प्रॉफिट हुआ है तो एंटरप्रेन्योर को तो उतनी ही सैलरी मिलेगी ना जितनी उसको पहले मिलती थी। प्रॉफिट कितना भी हो लेकिन एंटरप्रेन्योर को सिर्फ सैलरी उतनी ही मिलेगी, लेकिन एंटरप्रेन्योर को सारा का सारा प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को जाता है। ठीक है, इससे आप कर सकते हैं। बोथ इन्वॉल्व्स कॉन्सेप्ट दैट मोस्ट वेनरेबल एंड इन्फॉर्मेटिव स्टेज एंड दैट रिक्वायर अडेप्टेशन एंड ओवर टाइम। दोनों ही एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर दोनों को ही एनवायरनमेंट के थ्रू अडेप्ट करना पड़ता है, ओवर टाइम भी काम करना पड़ता है। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर मे नॉट सक्सीड वेयर अंडर एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मोर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर मैनेजरियल अक्रॉसेस। ये कहना चाह रहा है कि जो एंटरप्रेन्योर के पास ना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती हैं कि वो कभी भी काम पे आ सकता है और जा सकता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर के पास क्या होता है, वो तो अपने सैलरी बेस्ड पे काम कर रहा है ना, तो उसको टोटल 6 वर्किंग आवर्स तो देने ही पड़ेंगे, जितना उसको चाहिए कि बिज़नेस में वर्किंग आवर जितने होते हैं उन चीज़ों पे सारा का सारा काम करना पड़ेगा। सो हेयर यू गो गाइस, हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में हो गया है। तो ये जो चैप्टर था ये थोड़ा बड़ा चैप्टर था, बाकी के जो चैप्टर्स हैं स्टार्टिंग के 1-2 यूनिट और हैं जो थोड़े बड़े हैं, जो 1 घंटा लेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि सुपर इजी है चैप्टर्स, जितने भी हैं सारे सुपर इजी चैप्टर्स हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 या फिर 7 वीडियोज़ में हम पूरी की पूरी यूनिट ख़त्म कर देंगे। ठीक है, सो प्लीज़ subscribe to my channel guys, because I have did many hard work for making this video. Thank you so much.